हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज आपके अपने YouTube चैनल जेएमएस ट्यूशन सेंटर में। मैं पंडित रमेश कुमार आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं नौवीं क्लास का यानी कि 9th क्लास का हिस्ट्री इतिहास का 8 चैप्टर, जो इस किताब का आखिरी चैप्टर है, 8 चैप्टर है, जिसका नाम है कृषि और खेतिहर समाज। कृषि और खेतिहर समाज से बहुत सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं जो 9th और 10th क्लास में पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कौन ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो आपके लिए परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि अनिवार्य है। तो चलिए वीडियो को ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं क्लास 9th का इतिहास का चैप्टर 8, जिस चैप्टर का नाम है कृषि और खेतिहर समाज का 1 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न। एक नंबर प्रश्न, दलहन फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में पाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण इस पाठ का 1 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो इसको आपको क्या करना है, याद करना है। प्रश्न क्या है कि दलहन फसल वाले पौधे की जड़ की जो गांठ होती है उसमें पाया जाता है। तो 1 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। एक का क्या हो जाएगा? ए नंबर। दलहन फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में पाई जाती है, ए नंबर हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। चलिए 2 नंबर है, शाही लीची बिहार में मुख्यतः होता है। अगला प्रश्न क्या है कि शाही लीची बिहार में मुख्यतः कहाँ होता है? तो हो जाएगा सी नंबर, मुजफ्फरपुर जिले में। क्या हो जाएगा? सी नंबर, मुजफ्फरपुर जिले में। आगे रबी फसल बोया जाता है, मतलब किस महीना में रबी फसल की बुआई होती है? यह 10वां क्लास के लिए कृषि पाठ के लिए भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसको आप याद कर लेंगे तो यदि 9th के बाद में आप 10th की परीक्षा देते तो उसमें भी यह पाठ बहुत ही क्या करेगा, आपको मदद करेगा। रबी फसल बोया जाता है, 3वां प्रश्न क्या है कि रबी फसल बोया जाता है तो होता है नवंबर में। रबी फसल कब बोया जाता है? तो नवंबर में। ठीक है, चलिए आगे, केला बिहार में मुख्यतः होता है। अगला प्रश्न क्या है कि केला बिहार में मुख्यतः होता है, कहाँ होता है? 4 नंबर प्रश्न में उत्तर हो जाएगा हाजीपुर का केला और मुजफ्फरपुर का लीची, यह फेमस है बिहार। चलिए 5 नंबर है, बिहार में चावल का किस जिला में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? 5 नंबर प्रश्न क्या है कि बिहार में चावल का किस जिला में चावल का उत्पादन, इनमें से कौन सा ऐसा जिला है जिसमें सबसे अधिक होता है? तो उसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, रोहतास में। कहाँ होता है? बी नंबर, रोहतास में। चलिए आगे, 11वां फसल किस ऋतु में होता है? 6 नंबर प्रश्न क्या है कि 11वां फसल इनमें से किस ऋतु में होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, ग्रीष्म ऋतु। क्या हो जाएगा? 6 नंबर, ग्रीष्म ऋतु। 7 नंबर, इनमें रेशेदार फसल को चुने। इनमें से कौन ऐसा फसल है जो रेशेदार फसल है? तो 7 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डी नंबर, रेशा वाला फसल कौन है? तो कपास। इनमें रेशेदार फसल को चुनना है। इनमें से कौन है? आम है कि लीची, धान है कि कपास है? तो कपास हो जाएगा 7 का डी नंबर। 8 में इनमें अगहनी फसल को चुने। इनमें से क्या है कि अगहनी फसल को चुनना है, तो ए नंबर हो जाएगा। चावल क्या होता है? अगहनी फसल होता है। चलिए 9 नंबर, कृषि की शुरुआत कब हुई थी? अगला प्रश्न क्या है कि कृषि की शुरुआत किस काल में हुई थी? कृषि की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, नवपाषाण काल में। कब हुआ था? नवपाषाण काल में, 9 के बी। 10 नंबर, हड़प्पा काल में राजस्थान में किसके प्रयोग का प्रमाण मिलता है? अगला प्रश्न क्या है 10 नंबर कि हड़प्पा काल में और राजस्थान में किसके प्रयोग का प्रमाण मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 का हल का। चलिए किसका प्रमाण मिलता है? किसके प्रयोग का? हल के प्रयोग का प्रमाण मिलता है। चलिए 10 का सी नंबर। 11 नंबर है, लोथल के लोग कब चावल उपजाते थे? अगला प्रश्न क्या है कि लोथल के लोग मतलब कौन सा ईस्वी में चावल उपजाते थे? तो उस समय ये हो जाएगा 1800 ईस्वी पूर्व। 12 नंबर, यूनान के लोग कपास को क्या कहते थे? अगला प्रश्न क्या है कि यूनान के लोग कपास को क्या कहते थे? तो यूनान के लोग जो होते थे उस कपास को सिंगदन कहते थे। क्या कहते थे? सिंगदन। 12 का डी नंबर। ठीक है, यूनान के लोग कपास को क्या कहते थे? यूनान के लोग कपास को सिंगदन कहते थे। चलिए 13 नंबर, विश्व में कृषि योग्य भूमि है। अगला प्रश्न क्या है कि विश्व में कृषि योग्य भूमि है कितना प्रतिशत? तो इसका 13 का हो जाएगा डी नंबर, 11%। 13 का हो जाएगा डी नंबर, 11%। चलिए 14, भारत के कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि भूमि योग्य है? मतलब भारत के कुल भूमि का, भारत में जितना भी सारा भूमि है उनमें से कितना भूमि जो कृषि के लिए अनिवार्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, 50%। सी नंबर। 15 है, बिहार की आबादी के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित है? अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार के आबादी के कितने प्रतिशत लोग जो होते हैं वो कृषि पर आधारित है? इनमें से तो
ए नंबर 17। कितना 17। चलिए 16 नंबर भदई फसलें कब बोई जाती है। अगला प्रश्न क्या है कि भदई फसलें कब बोई जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मई जून में। मई जून में भदई फसल को बोई जाती है। चलिए 17 में निम्नलिखित में अगहनी फसल कौन सी है। इनमें से प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में अगहनी फसल कौन सी है, यानी कि 17 का जो प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा आपका डी नंबर धान। निम्नलिखित में से अगहनी फसल कौन सी है, तो धान। ठीक है। 18 निम्नलिखित में गारमा फसल कौन सी। इनमें से आपको बताना कि गारमा फसल कौन है, यानी कौन फसल है जिसको ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलिए 19 नंबर निम्नलिखित में रेशेदार फसल कौन सी है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में रेशेदार फसल कौन है। प्रश्न 19 है कि इनमें से कौन ऐसा फसल है जो रेशे वाला है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर बाजरा। 20 नंबर धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है कि धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो उसके लिए आपको हम बताते हैं कि दोमट मिट्टी, यानी कि 20 का ए नंबर। 21 नंबर मकई की खेती के लिए कौन सी जलवायु चाहिए। अगला प्रश्न क्या है 21 नंबर कि मकई की खेती के लिए इनमें से कौन सी जलवायु की, यानी कि क्लाइमेट की अनिवार्यता होती है, तो 21 नंबर प्रश्न है। 21 का उत्तर हो जाएगा गर्म तथा आर्द्र, यानी कि गर्म मौसम भी होना चाहिए और ठंडा मौसम भी होना चाहिए जो मकई की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है। 22 नंबर भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई थी। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई थी, तो 22 नंबर प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर 1960 के दशक में। 23 नंबर बिहार के किस जिले में गन्ने की सर्वाधिक खेती होती है। अगला 23 नंबर प्रश्न क्या है कि बिहार के किस जिले में गन्ने की, यानी कि ईख की सबसे अधिक खेती होती है, तो 23 नंबर आपका प्रश्न है। 23 का उत्तर हो जाएगा डी नंबर पूर्णिया जिला में। कौन सा जिला में, पूर्णिया जिला डी में। बिहार के किस जिले में गन्ने की सर्वाधिक खेती होती है, तो 23 का उत्तर हो जाएगा आपका डी नंबर पूर्णिया जिले में गन्ने की सर्वाधिक खेती होती है। चलिए 24 है गेहूं की खेती के लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न क्या है कि गेहूं की खेती के लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता पड़ती है, मतलब कितना वर्षा हो जाएगा तो गेहूं की खेती आराम से हो सकती है। चलिए इसका उत्तर हो जाएगा 24 का ए नंबर 50 सेंटीमीटर से कितना 75 सेंटीमीटर तक। 25 नंबर मकई की खेती के लिए कितनी वर्षा जरूरी है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपका 25 नंबर की मकई की खेती के लिए कितनी वर्षा जरूरी है, यानी कि कितने प्रतिशत वर्षा की आवश्यकता होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक। 26 रोपण कृषि का आरंभ किस शताब्दी में हुआ था। किस शताब्दी में हुआ। अगला प्रश्न क्या है कि रोपण कृषि यानी कि वह कृषि जिसको नर्सरी से, यानी कि बिरार से जिस बिया को उखाड़ कर पुनः दोबारा कहीं दूसरे जगह रोपा जाता है, क्या होता है रोपण कृषि। जैसे में मड़ुआ, धान, उसके बाद मरचा, गोभी, इसका बीज जो होता है इसको उखाड़ करके एक जगह से दूसरे स्थान पर रोपा जाता है। रोपण कृषि का आरंभ किस शताब्दी में हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर 19वीं शताब्दी। चलिए 26 नंबर रोपण कृषि का भारत में किसने आरंभ किया, मतलब कौन ऐसे महापुरुष है रोपण कृषि का भारत में जिसने आरंभ किया था, तो इस 27 नंबर आपका प्रश्न है। 27 का उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर अंग्रेजों ने। अंग्रेजों के जमाने से रोपण कृषि का प्रचलन भारत में चलते आ रहा है, यानी कि 27 का उत्तर प्रश्न है रोपण कृषि का भारत में किसने आरंभ किया, तो अंग्रेजों किसने, अंग्रेजों। 28 नंबर बिहार की आबादी के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित। अगला प्रश्न क्या है कि बिहार की आबादी का कितने प्रतिशत लोग हैं जो कृषि कार्य पर आधारित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए ये तो था 9th क्लास के हिस्ट्री से का 8 चैप्टर, और 8 चैप्टर से था यह 28 महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इस प्रश्न को आपको वीडियो के माध्यम से देखना, याद कर लेना और अपने एग्जाम में एक से एक ऑब्जेक्टिव को लिख देना, ताकि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूट पाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर एक अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हो गई।